गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं 12.2, जो कि है हीरोन के फॉर्मूले पर आधारित। ठीक है, जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए थे, तीसरा हमने छोड़ दिया क्योंकि तीसरा सवाल बहुत लंबा है। उसको अगर करेंगे तो एक तो थोड़ा मुश्किल मुश्किल तो नहीं है, पर हाँ लंबा काफी है। तो पता नहीं वो आएगा एग्जाम में या नहीं, मुझे लगता नहीं वैसे वो आएगा, तो इसलिए हम उसको अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं अपना सवाल नंबर 4, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 30 इतने सेंटीमीटर की हैं, और समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर का है, तो उस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आकृति बनानी है। एक हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये मान लीजिए एबीसीडी नाम का एक मेरा समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज जो जिस आधार पे आपका समांतर चतुर्भुज बन रहा है, उसी आधार की सहायता से आपका एक त्रिभुज भी बन रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही आपके समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका नाम है ABCD। ठीक है, ये कह रहे हैं त्रिभुज के पास 3 भुजाएं हैं, जिसमें से एक भुजा है 30 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 26 सेंटीमीटर की, और तीसरी भुजा है 28 सेंटीमीटर की। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कभी ऐसा मत करना कि आपने जो है वो इसको 26 मान लिया, इसको 28 मान लिया, ठीक है, या फिर इसको 28 मान लिया, इसको 30 मान लिया। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सवाल में इन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा भी 28 है और चतुर्भुज का आधार भी 28 है। तो ये कॉमन है, ये जो 28 है ये त्रिभुज की भी है, चतुर्भुज की भी है। तो आप उसी भुजा को 28 सेंटीमीटर की लेंगे जो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार है। ठीक है, क्योंकि सवाल में आपको ये चीज दी गई थी। अब ये कह रहे हैं कि ये सब आपको यहाँ पे गिवन है, आप क्या करो, इसकी मदद से जो है वो अपने इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जब यहाँ पे शब्द आ गया समांतर चतुर्भुज, तो आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी क्षेत्रफल की, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले तो हम वो लिख लेंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई। ये हमने पिछली क्लास में भी लिखा था कि आधार गुणा ऊंचाई करेंगे तो आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं है, ना ही ऊंचाई है, हमारे पास सिर्फ आधार है। अब इस आधार की मदद से हम कैसे ऊंचाई निकालें? तो देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार था, ऊंचाई नहीं थी। पर हमें इन्होंने एक और बात बताई। इन्होंने कहा कि आपका जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा। ठीक है, जो भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा उसी को आपने क्या करना है, उसी को आपने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर लिखना है, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाए और आपके पास आधार की वैल्यू भी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 100 आ गया, तो क्या आप ऊंचाई की वैल्यू निकाल पाएंगे? क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणा में ऊंचाई। मान लो क्षेत्रफल निकल जाएगा, कहां से निकलेगा? जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही तो हमारे समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो मैं कह रही हूं अगर क्षेत्रफल 100 आ जाए और आधार आपको पता है 28 है, तो क्या आप ऊंचाई निकाल पाएंगे? यस और नो, बस इतना ही मुझे जवाब चाहिए। आंसर नहीं पूछ रही, बस हाँ या ना। क्या हम ऊंचाई की वैल्यू निकाल सकते हैं?
ठीक है, आपने कहा यस, तो बिल्कुल सही। जी हाँ, हम ऊंचाई की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास किसी तरह से क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई। आधार की वैल्यू तो गिवन है पहले से ही, तो क्षेत्रफल की वैल्यू अगर आ गई तो ऊंचाई भी निकल जाएगी। तो क्षेत्रफल की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या यहाँ पे ट्रिक अपनाई कि ये कह रहे हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्यों ना हम अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी खुद ब खुद ही निकल जाएगा। फिर हमने देखा कि त्रिभुज है, क्या इसकी ऊंचाई दी गई है? ऊंचाई नहीं दी है। तो जिस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं दी जाती उसको हम हीरोन के फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरोन का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा आपके त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। हीरोन का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो हीरोन का फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको करना पड़ेगा वर्गमूल, उसके अंदर एस, उसके अंदर गुणा का निशान, एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ये चीज आपको यहाँ पर, ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको अब तक याद हो चुका होगा। यहाँ पर देखें तो एबीसी हमें पता है, त्रिभुज की पहली भुजा मान ली 30, दूसरी भुजा मान ली 26 और तीसरी भुजा को हमने मान लिया 28 सेंटीमीटर के बराबर। और बात करें एस की तो एस को हम निकालेंगे। बताइए एस निकाल के फटाफट से। इतने दिनों से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2-3 दिनों से, तो आपको अब एस निकालना बच्चों आना चाहिए। तो कोशिश कीजिए और एस की वैल्यू मुझे बताइए। मतलब अर्ध परिमाप 42, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगी इसको कैसे निकालते हैं, मतलब सॉल्व करके। अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप निकाल लो, परिमाप निकालने के लिए भुजाओं को कर देना जमा, परिमाप निकल जाएगा। और परिमाप निकल गया तो उसको कर देना बटा 2, तो आपका जो है वो अर्ध परिमाप भी निकल जाएगा। अगर ये सही है तो वाई टाइप कीजिए, अगर आपका कुछ और निकला है तो वो भी बता दीजिए। 26 है, बताइए अगर किसी और ने भी निकाला हुआ तो, ताकि हम एक बार कंफर्म कर सकें कि ठीक है या गलत तो नहीं है। 42 लिखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डालते हैं इसको फॉर्मूले के अंदर। एस मतलब 42 और एस माइनस ए मतलब 42 माइनस 30, गुणा का निशान एस माइनस बी मतलब 42 माइनस 26 और एस माइनस सी मतलब 42 माइनस 28 हमारे पास आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए 42 का तो 42 यूं ही रहेगा अभी के लिए अंदर, ठीक है। और ये वर्गमूल के अंदर इसको डाल दीजिए। 42 में से 30 को माइनस कीजिए, बताइए कितना आएगा? 12। 42 में से 26 माइनस कीजिए तो मैम 16। 12 आएगा यहाँ पे कि 22 आएगा ये वाला? अच्छा हाँ 12 ही, 16। और यहाँ पे 42 में से 28 माइनस करें तो 14, ठीक है। तो अब फिर से वही हम यहाँ पर आ गए। तो अब देखो, अब ये काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनको अगर आप तोड़ना चाहोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। तो इनके क्या करो, इनके आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। जो संख्याएं आपको बड़ी लग रही हैं, जैसे कि 42 मुझे बड़ा लग रहा है, 42 को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो 42 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं 42 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब सिर्फ अभाज्य संख्याओं का इस्तेमाल करो और इसके गुणनखंड बनाओ। तो हम करेंगे सबसे पहले 2 का, क्योंकि अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब हमारी अभाज्य संख्या है, इनका इस्तेमाल करना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कर सकता तो 3 का इस्तेमाल करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये आ गया 2 गुणा में 3 गुणा में 7, और यहाँ पे गुणा का निशान करके ही 3। अब देखो, ये 2 गुणा 3 गुणा 7 किसके गुणनखंड है? 42 के है। मतलब 42 को मैंने तोड़ के ऐसे लिखा, ठीक है। मैंने क्या किया, 42 के गुणनखंड बनाए, कैसे? तो अभाज्य गुणनखंड बनाए और यहाँ पर लिख दिए। अब 12 को तोड़ो तो 12 आपका वैसे तो होता है 3 गुणा 4 या फिर 6 गुणा 2, पर इसको और तोड़ो, इसके भी अभाज्य गुणनखंड बनाओ। क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को भी तोड़ो, मतलब 4 अभी टूट सकता है। तो 4 को तोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा में 2। तो 12 को जब तोड़ा तो आ गया 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 2 12। 16 को भी तोड़ो अभाज्य गुणनखंडों में ही, 16 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 तो वैसे 4 गुणा 4 में टूटता है, पर 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को भी तोड़ो।
इस 4 को तोड़ोगे तो 2 बार 2 निकलेंगे, इस 4 को तोड़ोगे तो भी 2 बार 2 निकलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और उसके बाद 14 को तोड़िए तो 14 भी आपका टूट जाएगा 7 गुणा 2 में। तो ये तरीका होता है इसको हल करने का कि अगर आपको कभी भी बड़ी बड़ी संख्या नजर आती हैं अपने वर्गमूल के अंदर, तो उन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अब देखिए जिस जिसका जोड़ा बनता जाएगा उसको बराबर उसको वर्गमूल से बाहर निकालते हम जाएंगे। तो मैंने देखा इस 2 की जोड़ी इस 2 के साथ बन गई है, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल गया। इस 3 की जोड़ी इस 3 के साथ बन गई है तो 3 बाहर निकल गया। इस 7 की जोड़ी इस 7 के साथ बन गई है तो 7 भी बाहर निकल गया। इस 2 की जोड़ी उस लाल वाले 2 के साथ बन गई है तो ये भी बाहर निकल गया। यहाँ पे इन दोनों ने जोड़ी बना ली तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इन दोनों ने जोड़ी बना ली तो एक और 2 बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, जोड़ियां जोड़ियां बनाते बनाते गए और जिस जिसकी जोड़ी बनती गई सबको बाहर निकालते गए। कोई भी चीज अंदर ऐसी नहीं बची जिसकी जोड़ी नहीं बन रही हो, सबकी जोड़ियां बन रही थी, जो कि बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। कुछ भी चीज कोई भी चीज वर्गमूल के अंदर नहीं रही। तो इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 चौके हो गया 24 और 14, तो 24 में 14 की गुणा कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 तो 1 9, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 6 9 10 11 12 13, 336 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, तो हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हिरोन के फॉर्मूले से। अगर आप क्या करते, अगर आप इस पॉइंट पे आकर के इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में ना लिख करके गुणा कर देते, तो गुणा करने के बाद क्या आप वर्गमूल हटा पाते? नहीं हटा पाते, बहुत मुश्किल हो जाता। और हमें तो यहाँ पे वर्गमूल हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें इसकी मदद से अभी और भी कुछ करना है। अगर सिर्फ कहते ये कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दे दो, तो हम कहते ठीक है भाई, आप इसको वर्गमूल के अंदर भी रख सकते थे, पर इसका भी अब इस्तेमाल होना है आगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको यही कोशिश करनी पड़नी थी कि आप इसको जो है वो वर्गमूल से बाहर निकाल सके। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, चलिए, डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। तो अभी हमने यहां से निकाल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे भी सवाल करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 336, क्या आप कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, तो रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें कहा था इन्होंने कि एक चतुर्भुज है जिसका एक समांतर चतुर्भुज है ABCD नाम का, और एक त्रिभुज है। ये दोनों ही कैसे हैं, तो ये दोनों ही एक ही आधार पर खड़े हुए हैं। जैसे कि ये जो AB रेखा है ये आधार का काम कर रही है, किसके लिए? त्रिभुज के लिए भी और चतुर्भुज के लिए भी। फिर इन्होंने कहा कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं 30, 26 और 28 सेंटीमीटर है, और जो आपका ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसका जो आधार है वो भी 28 है, तो हम कहेंगे ये वाली भुजा 28 का काम करेगी। क्यों? क्योंकि यही समांतर चतुर्भुज का आधार भी है और त्रिभुज की तीसरी भुजा भी है। तो हमने इसको 28 मान लिया और इधर उधर वालों को हमने 26 और 30 मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसी बात है कि दोनों जो है एक ही आधार पे खड़े हैं, और दूसरी हमको ये इन्होंने बात बताई कि जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, अगर ये एक ही आधार पे खड़े हैं, अगर इनके क्षेत्रफल भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करके बताओ। इन्होंने कहा कि ऐसा मुझे करके बताओ, हमें करके बताओ, क्या? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करके बताओ। तो हमने कहा ठीक है, करते हैं ट्राई। सबसे पहली चीज हमने पकड़ी कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता लग जाए कहीं से, आधार तो हमें पता ही है, आधार 28 है, सवाल में दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल अगर हम कहीं से पता लगा लें तो ऊंचाई अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि हम फिर उसके बाद जो है इन दोनों की मदद से ऊंचाई को निकाल सकते हैं। तो फिर हमने अपना सवाल शुरू किया। हमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के बराबर ही तो है, तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो वहां से हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एक बार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल गया तो ऊंचाई भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि त्रिभुज है, इसके पास ऊंचाई तो है नहीं, तो इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया और फटाफट से इसको सॉल्व किया। तो हीरोन का फॉर्मूले में होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं और अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 42 आ रहा था। ABC हमारे पास ये
भुजाएं थी, इसको हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में पुट करके इस पॉइंट पे हम पहुंचे। तो हमने देखा कि अगर इसको अभी डायरेक्ट गुणा करते हैं तो बहुत ही बड़ी संख्या आ जाएगी, जितनी बड़ी संख्या वर्गमूल हटाना उतना ही मुश्किल। तो हमने कहा कि चलो इसको क्या करते हैं, हर एक संख्या को इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ के लिखते हैं। तो वैसा हमने किया। 42 को हमने तोड़ के लिखा 2 गुना 3 गुना 7 में, 12 को हमने तोड़ के लिखा 3 गुना 2 गुना 2 में, 16 को हमने तोड़ के लिखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 में, और 14 को हमने तोड़ के लिखा 7 गुना 2 में। फिर हमने देखा कि जिन जिन संख्याओं की जोड़ी अंदर बन रही है वर्गमूल के अंदर, वो संख्याएं एक बार बाहर निकल सकती हैं। जैसे कि इस वर्गमूल के अंदर ये 3 2 बार था, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पर इसने इसके साथ जोड़ी बना ली है, ये 2 अंदर दोनों इनकी जोड़ी बन गई, तो ये एक बार बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे करके हमने जिन जिन की जोड़ी बन रही थी उन सभी को बाहर निकाल दिया और देखा कि सारे के सारे ही बाहर निकले हुए हैं, कोई भी चीज वर्गमूल के अंदर नहीं है। तो फिर हमने इनकी कर दी फटाफट से गुणा, और गुणा करने पर हमें मिल गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है तो इट मींस अब हमें हमारे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी मिल चुका है। तो बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? बताओ, चैट में लिख लो, माइक ऑन करके बता दो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसकी वैल्यू कितनी है? अगर आपको ये सवाल समझ आया है बच्चों, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू कितनी है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये फाइनल रिवीजन है, तो आप अपना आंसर दिया करें, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अब आखिरी बार है, उसके बाद हम इसे ना तो यहाँ पढ़ेंगे ना ही आप इसको फिर अब 9th में पढ़ोगे, है ना, इसको फिर आप छोड़ देंगे, फिर आप 10th में चले जाओगे। तो इसलिए आंसर दिया कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने अभी अभी कहा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अभी तो हमने निकाला हीरोन के फॉर्मूले से। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमने देखा कि वो आ रहा था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो भी 336 ही होगा। इस समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसकी वैल्यू क्या है? फिगर देख लीजिए, आकृति देख लीजिए या क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दोनों में दिख रहा होगा। समांतर चतुर्भुज के आधार की क्या वैल्यू है? चैट में लिख लीजिए या माइक ऑन करके बता दीजिए। 28। ठीक है, 28 है। 28 और गुणा में ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई ही तो निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसकी हम ऊंचाई निकालेंगे। तो बताइए क्या करें, ऊंचाई निकालनी है, इट मींस ऊंचाई को अकेला छोड़ेंगे। जब हम x की वैल्यू निकालते थे, x को अकेला छोड़ते थे, तो उसके साथ वाली संख्या के साथ क्या करते थे? अगर आपको याद है तो बताइए। अगर 28 ऊंचाई के साथ गुणा हो रहा है तो क्या होगा इसके साथ? यहाँ पे गुणा कर रहा है, इसको उठा के वहां भेजो क्योंकि ऊंचाई को अकेला छोड़ना है, बराबर है कि उस पार भेजो 28 को। क्या करेगा? मैम डिवाइड। डिवाइड करेगा या फिर भाग करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 28। ठीक है, तो ये क्या इसने क्या किया, इसने जो है वो इसको भाग कर दिया। अब आपकी मर्जी है, अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, भाग करना चाहते हैं तो भाग कर दीजिए। मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 8 है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 था पर मुझे तो 2 ही मिल पाए, 2 एकम 2 ही मिल पाए, तो 1 बच गया। 3 में से 2 गए 1, इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 13। लेकिन 2 छिके होता है 12, तो 13 चाहिए थे, मुझे 12 ही मिल पाए, फिर से 1 बच गया, चलेगा यहाँ पर, तो 8 16। अब इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 4 है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, अब नहीं कट सकता। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16। तो अब इसको करते हैं हम ऐसे ही, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट तो गया। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 12 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई आ चुकी है। बताइए जरा, इतनी है आपकी या फिर कुछ
गड़बड़ हुई हो? अच्छा, आपने लिख दिया था पहले आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ चुकी है। बहुत कुछ करना पड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्या लिखा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, सब कुछ। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, एक एक लाइन को अच्छे से देखोगे क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ी बहुत हेल्प जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये कह रहे हैं एक समचतुर्भुजा आकार का एक खेत है जिसमें 18 गायों के लिए घास है चरने के लिए, ठीक है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30-30 सेंटीमीटर, सॉरी 30-30 मीटर की है, और अगर इसका जो विकर्ण है वो 48 मीटर का है, ठीक है, विकर्ण होता है जो आपके ऐसे को जाए, ठीक है, उल्टा, इससे इसको टच करे या फिर इससे इसको टच करे, दोनों ही क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। पर हम यहाँ पे अभी एक ही विकर्ण बनाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। अगर वो 48 मीटर का है तो बताओ कि एक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा। ये कह रहे हैं कि ये एक खेत है, इस खेत में इन्होंने टोटल 18 गाय छोड़ के रखी है, ठीक है, 18 गाय यहाँ पे मान लीजिए ऐसे छोड़ के रखी है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि बताओ इस खेत को अगर हम ऐसे मतलब गायों में बराबर बराबर टुकड़े करना चाहे, अगर मैं कहना चाहूँ कि 18 गाय है और मैं बता रही हूँ कि मुझे पता है 18 गाय जो है वो बराबर बराबर हिस्सा इस खेत का खा रही हैं, तो बताइए कैसे आप पता करेंगे कि एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आया। सत्यम आप कुछ कह रहे हैं बेटा? माइक ऑफ कर दीजिए अगर आप नहीं कुछ कह रहे तो। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक बर्फी, मान लो इतनी बड़ी बर्फी होती नहीं पर मान लो ये एक बर्फी है, इस बर्फी को मैंने 5 बच्चों में बांटना है, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में। अगर ये बर्फी जो है वो, इसका जो क्षेत्रफल है वो 10 सेंटीमीटर है, या 10 मीटर, सेंटीमीटर लिख लेते, 10 सेंटीमीटर है, तो एक बच्चे के हिस्से में कितने सेंटीमीटर की बर्फी आएगी? मैम 2। तो क्या करेंगे, क्या किया आपने इसमें, इस बर्फी को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा। जब कभी किसी चीज को बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो उस चीज को हम भाग दे देते हैं उस संख्या से जिस संख्या में इसको बांटना है। मैंने कहा मेरी बर्फी जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, मैंने इसको 5 बच्चों में बांटना है तो मैं 10/5 कर लूंगी। जिस चीज को बांटना है वो मेरी बर्फी थी, कितने बच्चों में बांटना है तो वो थे 5 बच्चे। जब किया तो मैंने देखा 2 आंसर आया, इसका मतलब 2-2 सेंटीमीटर जो है वो उतना उतना हिस्सा बच्चों को बर्फी का मिलेगा। तो वैसे ये बात कर रहे हैं कि आपका जो खेत है वो इतना बड़ा है, तो बताओ एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा। तो एक गाय के हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी? सोचिए और बताइए। इस पूरे खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको एग्जाम में देखते हैं ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो याद करना कि एक गाय का पूछा है, 18 गाय छोड़ी गई हैं, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि खेत है कितना बड़ा। जितना बड़ा खेत होगा उतने बड़े उसके हिस्से होते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम पता करेंगे कि खेत कितना बड़ा है उसके बारे में। पर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा है, हम इसको कैसे सॉल्व करें, पहले तो हम इस सोच में पड़ गए। तो इसके लिए एक चीज अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि आपके समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक है, जो आपका समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज को बराबर या 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देते हैं, ठीक है, बांट देते हैं।
चलिए लिख लीजिए ये, और इसका नाम भी लिख लीजिए ABCD। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये पूरा का पूरा समचतुर्भुज है, इसमें जो ये विकर्ण गया, इस विकर्ण ने क्या किया, आपके समचतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में या दो बराबर त्रिभुजों में बांट दिया। पहला आपका त्रिभुज हो गया ABD नाम का, दूसरा आपका त्रिभुज हो गया BCD नाम का। क्योंकि ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, हम एक ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के उसकी गुणा 2 से कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूं कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो मान लो 20 सेंटीमीटर का है, और सेम बराबर यहां पर भी वही हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको या तो जोड़ देते हैं या तो उसकी गुणा 2 से कर देते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। या तो आप क्या करो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो यहां से यहां तक के हिस्से के बराबर है, तो जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उसमें उतना ही और जोड़ो तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या फिर अगर आपको जोड़ना नहीं है, आपको गुणा वाला करना है, तो क्या करो, जितना आपके यहां से यहां तक का क्षेत्रफल आएगा उसमें 2 की गुणा कर दो, तो भी आपके पास पूरी की पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो बताइए किस किसने ये लिख लिया, जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखाई थी कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समचतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं। ठीक है, उसको भी मैं मिटा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैंने ले लिया त्रिभुज ABC। ठीक है, सॉरी ABC तो नहीं ले सकते, ABC तो कोई त्रिभुज ही नहीं है। त्रिभुज मैंने ले लिया ABD नाम का। अब मुझे पता है इसमें ऊंचाई तो दे रखी नहीं है, तो इसका मतलब हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। तीनों भुजाएं दे रखी थी, एक भुजा 30, दूसरी भुजा 30 और ये 48। अच्छा, एक तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपको बोला था कि जो आपका समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर की है, ऐसा था। यदि समझो प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक था, चलो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक और चीज आप समझ गए कि आपका जो समचतुर्भुज होता है उसकी सारी की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा सवाल आ जाए कि समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा 30 है, तो समझ जाना एक भुजा 30 है तो सारी भुजाएं 30 होंगी। जैसा आपका वर्ग होता है कुछ कुछ उसी तरह का आपका समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABD ले लिया। त्रिभुज ABD में अगर बात करें तो A पहली साइड है 30, जो समचतुर्भुज की भुजा 30 है, दूसरी भुजा भी 30 है, और त्रिभुज बन रहा है किस किस की मदद से, दो तो इसने भुजाएं ले ली, ठीक है, और तीसरा इसने क्या ले लिया, विकर्ण ले लिया। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को 30 30 30 मत लिखना, क्वेश्चन गलत कर दोगे। दो भुजाएं होंगी, दो इसने भुजाएं ली और एक इसने विकर्ण लिया, तो पहली भुजा 30 है, दूसरी भुजा भी 30 है, तीसरी भुजा जब लिखेंगे तो वो 48 होगी, उसको 30 मत लिखना। ठीक है, जो सी भुजा होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 48। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अब तो ABC मिल गया, एस बताओ कितना आएगा फटाफट से। 30 30 कितना होता है, 60, 60 में 48 जोड़ दिया तो 8, मैम 108। 108, और बटे में क्या करेंगे, इसके 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है, तो ये तो परिमाप निकला है ना, अर्ध परिमाप निकालना तो काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो 54 आ गया, 54 आ गया आपके पास अर्ध परिमाप। अब बिना किसी देरी के इसको डाल दीजिए अपने फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, तो हीरोन का फॉर्मूला, उसी से तो इसको सॉल्व करना है क्योंकि इस त्रिभुज के पास ऊंचाई तो थी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब लगा देंगे यहाँ पे अपने हीरोन का सूत्र जो कहता है अर्ध परिमाप गुणा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा माइनस अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा माइनस और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा माइनस। करते हैं सॉल्व। एस की वैल्यू डाल दी जो कि 54 है, गुणा 54 माइनस 30, गुणा 54 माइनस 30, गुणा 54 माइनस 48। ठीक है, माइनस कर देंगे अब, तो 54 का 54 ही रहेगा अभी के लिए, और 54 में से 30 गए तो 4, 5 में से 3 गए 2, यहाँ पर भी 24, और 54 में से 48 गए तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बच गया 6, और 4 से 4 गए 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6। अब फिर से वही कंडीशन आ चुकी है जहां पर हमें इतने सारे नंबर दे दिए, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। अगर आपने कभी भी हीरोन्स के फॉर्मूले में डायरेक्ट गुणा कर दिया, समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको फिर इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना कि जब आप इस स्टेप पे आते हो तो देखो, अगर आपके नंबर छोटे छोटे हैं
तब तो उनको ऐसे बिना ही उनके अभाज्य गुणनखंड बना के तोड़ दो, पर अगर बड़े बड़े हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे अभाज्य गुणनखंड बनाओ। ठीक है, तो 54 के बनाएंगे पहले, फिर 24 और इसके भी बनाएंगे। 6 छोटा है तो 6 का ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, 54 का बनाने की जरूरत है। तो 54 के पीछे 4 है, मतलब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं जा सकता क्योंकि 27 है, तो अब ये 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये इसके आगे अभाज्य गुणनखंड 3 दूनी 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54। तो 54 को तोड़ के लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में। अब बात करते हैं यहाँ पर 24 की, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 हो गया। और अभी भी ये 2 से कट सकता है तो 2 से ही काटेंगे इसको। देखो अभाज्य गुणनखंड हमने सीखे हैं, बहुत पहले सीखे हैं और काफी अच्छे से सीखे हैं उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 12, उसके बाद 2 से फिर से ये जा सकता है, तो 2 6 के 12, उसके बाद 2 से फिर से जा सकता है, 2 3 6, और अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो 24 को अगर तोड़ के लिखना होगा तो 24 को तोड़ के लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये वाला 24 लिखा मैंने ऐसे तोड़ के, लेकिन 2 24 है तो 2 बार इसी चीज को रिपीट करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 6 को बताओ, 6 को कैसे तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे? 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुणा 3। तो ये हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास संख्याएं थी उन सभी को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख दिया। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है 54, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है पहला 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है दूसरा 24, और 2 गुणा 3 है हमारा 6। अब बनाते हैं इनकी फटाफट से जोड़ियां, तो जिसकी जोड़ी बनती जाएगी वो इस वर्गमूल से 1 बन के बाहर आता जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, 2 को बाहर निकालो। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, 3 को बाहर निकालो। इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो इस 3 को भी बाहर निकालो। इस 2 की जोड़ी तो पहले ही बन चुकी थी। इन दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली, तो इससे भी 1 2 बाहर निकल जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये भी बाहर आ जाएगा। इस 2 ने इस 2 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और इस 3 ने इस 3 के साथ जोड़ी बना ली, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 1 बार। जिसकी भी जोड़ी बनती है उसको 2 बार तो कभी मत लिखना, सिर्फ एक एक बार वो बाहर निकलते हैं। गुणा कर लो, 2 3 6, 6 3 18, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। 18 में 24 की गुणा कीजिए, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। आपको जो है वो 8 चौके 32, 4 एकम 4, 5 6 7, और यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 एकम 2 तो 1 3 2, 6 6 12 तो 1 13, और 1 3 4, 432 मेरा आ रहा है। 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे अभी एरिया निकला है, क्षेत्रफल निकला है, ये सिर्फ एक त्रिभुज का निकला है जिसका नाम है त्रिभुज ए बी डी। पर हमारे पास कितने त्रिभुज है? हमारे पास तो 2 त्रिभुज है, दोनों ही बराबर है ना, तो मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल 432 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा त्रिभुज बी सी डी का? सोचिए और बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मैम इसका भी 432 होगा। इसका भी 432 ही होगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, ये भी 432 है, ये भी 432 है, या तो 432 में 432 को जोड़ दो, या तो 432 को 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपके पूरे चतुर्भुज का जो सम चतुर्भुज है उसका आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आप देख के भी यहाँ पे पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कि आपका जो ये वाला हिस्सा है, जब इस हिस्से में आपने इस वाले हिस्से को भी जोड़ दिया तो आपके पूरे के पूरे सम चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल मिल गया। दिख रहा होगा सभी को, जब मैंने कलर किया तो मेरी पूरी की पूरी आकृति में कलर हो गया। इसका मतलब जब मैंने दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ा तो इस पूरी आकृति का मेरे को क्षेत्रफल मिल चुका है। कैसे निकालेंगे? तो अब आप लिख सकते हैं कि अगर त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल है, अगर वो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो आपका त्रिभुज है बी सी डी उसका क्षेत्रफल भी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो इस हिसाब से जो आपका सम चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल,
तो उसके लिए मैंने आपको फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, या तो इनको जोड़ दो या तो 432 में 2 की गुणा कर दो। आसान है जोड़ने वाला, क्योंकि जमा करने में दिक्कत ज्यादा नहीं होती है, गुणा में भी दिक्कत नहीं होती वैसे। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अगर हम किसके साथ जोड़ दें, त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल के साथ, बी सी डी का क्षेत्रफल, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो है वो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर है, 432 में अगर 432 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है, बताइए जरा। लिखा है आपने? 804। ठीक है, 2 2 4 3 3 6 4 4 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे खेत का, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन क्या ये सवाल था? सवाल तो ये था ही नहीं। सवाल तो ये था कि इस खेत को अगर 18 गाय हैं जो चरने गई हैं, तो बताइए एक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे खेत को इन्होंने जो है वो 18 गाय दी हैं, तो हम लिखेंगे 18 गायों के लिए खेत का क्षेत्रफल, या फिर 18 क्या भी, जो भी आपको लगता है ठीक, हिंदी की जो भी आपकी लाइन बनती है। 18 गायों के लिए जो क्षेत्रफल है खेत का वो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 18 के लिए इतना है तो एक गाय के लिए कितना होगा, एक गाय के लिए खेत का क्षेत्रफल, तो हमें पता है जब ज्यादा का दिया गया होता है और एक का पूछा गया 18 हो से भाग कर दो। तो हम भाग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 864 को भाग बटे कर देंगे 18। 18 से। ठीक है, तो भाग कीजिए इसको और बताइए कितना आंसर आ रहा है। 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, काटते हैं, इसमें पहाड़ा पढ़ने की तो बात ही नहीं आई। 48 आप कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब 9 से काटिए तो 9 5 45 होता है, तो 9 चौके आ जाएगा 36। हमें चाहिए थी 43, पर हमें तो 36 ही मिल पाए, तो 43 से 36 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 6 13 7। तो 7 यहाँ चले गया इसके सिर पे, और अब ये 2 ना रह करके ये बन गया 72, और 9 8 72, तो 48 बिल्कुल सही, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एक गाय के हिस्से में आएगा। इतना था क्षेत्रफल जिसको सभी 18 गायें चर रही थी, है ना। लेकिन हमसे कहा कि हमें 18 का तो चलो आपने बता दिया, अब बताओ कि एक गाय के हिस्से में कितना आएगा, तो वो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो बस ये था इस सवाल में। इस सवाल में अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या है, आंसर आपका आ चुका है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे एक्चुअल में गाय के बारे में पूछा था। क्षेत्रफल तो हमें निकालना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रफल से ये निकलता। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना हर सवाल का उत्तर नहीं होता। मैम ये एम है, मीटर था। ठीक है, तो मीटर लिख लेना। हाँ, तो अभी अंजू ने जो कहा एम था, एम का मतलब है कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये सेंटीमीटर नहीं था, ये मीटर था, क्योंकि खेत कभी सेंटीमीटर में नहीं हो सकते, वो बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया मीटर। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि दो विभिन्न, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऊपर लिखा गया है, और इस 6 के लिए जो आकृति है वो आपको नीचे दी गई है, कौन सी, 12.16। तो सवाल है यहाँ और इसकी आकृति है यहाँ। ये कह रहे हैं कि दो विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हुए, दो विभिन्न रंगों के इन्होंने कपड़े लिए और इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने एक क्या किया, एक छाता बनाया। जो इन्होंने कपड़े के टुकड़े लिए, पहली चीज वो त्रिभुज के आकार के हैं। ठीक है, जो अब ये कपड़े हैं छाता बनाने के लिए, उसके लिए टुकड़े लिए हैं 10 टुकड़े लिए कपड़े के, किस आकार के हैं, तो त्रिभुज के आकार के हैं। और एक और कहानी में ट्विस्ट है कि ये जो कपड़े हैं ये अलग अलग, दो अलग अलग रंगों के हैं, ये सेम कलर का नहीं है। ये जो छाता बनाया है, अगर इसमें एक के ऊपर जो है वो हरा रंग है तो दूसरे के ऊपर हरा नहीं होगा, दूसरे के ऊपर कोई और कलर होगा, ऐसे। लेकिन दो ही कलर होंगे, ऐसा नहीं कि तीसरा किसी और ही कलर का हो जाए, वैसा भी नहीं है। दो ही रंगों का इस्तेमाल करते हुए छाते को बनाया है। अगर ये हरा है तो इसको मान लीजिए ये पीला है। ठीक है, ऐसे करते करते एक छाता इन्होंने बनाया, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि आप ये बताइए अगर प्रत्येक टुकड़े का जो माप है वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो आप ये पता करो कि टोटल कितना कपड़ा
सॉरी, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है जो लग रहा है। चलिए, बहुत ही मजेदार सवाल है, इजी है, इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा कि एक छाता बना रहे हैं, छाता बनाने के लिए इनको चाहिए थे 10 कपड़े के टुकड़े। यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 5 ही, लेकिन 5 इसके पीछे, क्योंकि सबको पता है छाता आगे और पीछे पूरा खुलता है ना, तो 5 टुकड़े आगे हैं तो 5 टुकड़े ही इसके पीछे होंगे। और इसको बनाने के लिए 2 ही रंगों का इस्तेमाल किया, दोनों अलग अलग रंगों के इन्होंने कपड़े लिए। तो आपसे ये पूछ रहे हैं, अगर 10 कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको, आप ये बताओ कि, और 10 कपड़े अगर हैं और 2 अलग अलग रंग हैं, तो एक बताइए, एक रंग के कपड़े के कितने यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो यूज हो रहा है। अगर आपका पूरा छाता ये है, तो यहाँ पर बताओ कि हरे रंग के टुकड़े का कितना क्षेत्रफल और पीले रंग के टुकड़ों का कितना क्षेत्रफल है जो यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने बताना है। क्वेश्चन को जब सीखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो करते हैं इसको शुरू। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमें इन टुकड़ों के क्षेत्रफल को निकालना है, अब सारे टुकड़े तो बराबर हैं, बस रंग का फर्क है, पर जो इनका जो डायमेंशन, जो इनका आयाम है वो तो बराबर है। तो इसका मतलब अगर हम एक कपड़े की पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तो उसकी मदद से हम बाकी जो रंग के हिसाब से भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुने, अगर आपने जो है वो एक पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो उसकी मदद से आप बाकी पट्टियों का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे, उसको निकालने में भी आपको आसानी रहेगी। तो इसलिए पहले निकालते हैं एक त्रिभुजाकार पट्टी जो यूज हो रही है क्या बनाने के लिए, आपका छाता बनाने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, दिया है। एक इसकी साइड 20 सेंटीमीटर की है, एक 50 सेंटीमीटर की और तीसरी भी 50 सेंटीमीटर की। हाइट नहीं थी तो हीरोन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं फॉर्मूला यूज, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर जो ए बी सी है वो आपके पास ए भी 20 है और बी है आपके पास 50 और सी है आपके पास 50। तो हमने क्या करना, अभी अभी हम सिर्फ छाते बनाने के लिए जो एक पट्टी है, अभी हम रंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम बस पट्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो रंग के हिसाब से अभी नहीं निकालेंगे, अभी हम बस आकार के हिसाब से निकाल रहे हैं, क्योंकि आकार तो सभी का सेम है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एक पट्टी का क्षेत्रफल या फिर कपड़े के एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो अगर ये एबीसी है तो आप बताइए एस कितना होगा, 0 का 0, 5 5 10 तो 1 12 और यहाँ पे 2 से भाग किया तो 60। ठीक है, एस हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व, एस की जगह पे 60, एस माइनस ए मतलब 60 माइनस 20, एस माइनस बी मतलब 60 माइनस 50 और एस माइनस सी मतलब 60 माइनस 50, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं यही तो है। तो अभी करते हैं इसको आगे और हल। तो 60 का 60 ऐसे का ऐसा ही रहेगा और 60 में से 20 गए तो आता है 40, 60 में से 50 गए तो आता है 10 और 60 में से 50 गए तो भी आता है 10। अब मुझे दिख रहा है कि जैसे हमने पहला सवाल किया था, शायद या पहला या दूसरा, उसमें भी हमने देखा था कि हमें जो है वो 10 का गुणन सभी संख्याओं में दिख रहा था। हम देख पा रहे थे कि सारी ही संख्या क्या कर रही हैं, 10 से गुणा कर रही हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उनको इस 10 से अलग करेंगे। जैसे कि 60 को मैं तोड़ के लिखूंगी 6 गुणा 10, 4 को मैं लिखूंगी 4 गुणा 10 और ये तो 10 ही है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दीजिए। अब मैंने देखा कि जो मेरे 10 थे उनकी तो अंदर जोड़ी बन रही थी, जोड़ी बन रही तो बाहर निकाल लो। इस 10 ने इसके साथ जोड़ी बना ली, इस 10 ने इसके साथ जोड़ी बना ली, तो 10 बाहर निकल गया। और वर्गमूल के अंदर अभी कौन कौन सी संख्या रह जाएंगी, तो 6 और 4 वर्गमूल के अंदर रह गई। लेकिन 6 और 4 को भी तो तोड़ा जा सकता है, तो इसको भी तोड़ दीजिए। 10 गुणा में 10 गुणा में 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। तो यहां पर देखेंगे 10 गुणा 10 ऐसे का ऐसा और यहाँ पे वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा ये 2, क्योंकि इसने इसके साथ जोड़ी बना ली है और वर्गमूल के अंदर रह जाएगा 3 गुणा 2। अब वर्गमूल के बाहर जो चीजें हैं उनको गुणा कर लो, जो कि आ जाएगा 10 10 से 100, 100 दूनी 200 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इस छाते को बनाने के लिए जो आपका वो है एक पट्टी, उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से, यहां तक कोई डाउट अगर है तो।
डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि किसी ने नहीं लिखा कि डाउट है, तो इसलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। तो हमने एक पट्टी का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है। अब हमें पता है कि टोटल 10 पट्टियां हैं, उसमें से 5 पट्टियां हैं अलग रंग की और 5 पट्टियां हैं अलग रंग की, ठीक है। तो चलो हम ले इसको कैसे लिख लें अब हम। अब कलर तो यहाँ पे दिए नहीं है, तो खुद से ही कुछ लिखना पड़ेगा, देखते हैं अभी। प्रत्येक टुकड़े का माप अगर इतना है, चलो ठीक है लिखने का इसमें, मतलब हिंदी में बना रही हूँ कि क्या हिंदी हम इसमें लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लिख लेना कि पहले रंग की 5 पट्टियों का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 रंग है तो पहला रंग जो भी होगा हमें नहीं पता कौन सा रंग है, तो हमने यहां पर कर लिया कि पहले रंग की 5 पट्टियों का क्षेत्रफल। पहले रंग, क्योंकि 10 पट्टियां हैं, 5 पट्टियां लगेगी, 5 पहले रंग की और 5 ही दूसरे रंग की। 5 पट्टी या फिर 5 जो भी है कपड़ा, वैसे आप उसको लिख लीजिएगा। पहले रंग की 5 पट्टियों का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे। अगर एक का क्षेत्रफल 200 वर्गमूल 6 है तो 5 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक का दिया है, ज्यादा का निकालना है, क्या करते हैं। गाय वाले सवाल में ज्यादा का दिया था गुणा और कर देंगे। ठीक है, जो आपका गाय वाला सवाल था उसमें आपसे ज्यादा का आपको दिया था, एक का आपसे पूछा गया था। यहां पर आपको एक पट्टी का क्षेत्रफल पता है, ज्यादा का पूछा है तो गुणा करेंगे, ठीक है। अगर एक के बारे में आपको जानकारी दी हो और ज्यादा के बारे में पूछा गया हो कि एक पट्टी का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 5 पट्टियों का कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं 5 गुणा 200 वर्गमूल 6। और हमें पता है, हमने इसको गुणा करना सीखा है, वर्गमूल के अंदर जो है उसको गुणा नहीं करते, लेकिन बाहर वालों को गुणा कर पाते हैं। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 1000 वर्गमूल 6 आ गया आपकी पहली 5 पट्टियों का क्षेत्रफल। और दूसरे रंग की ही 5 पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना हो तो भी क्या करेंगे, गुणा। 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी 5 से गुणा कर लो, तो आ जाएगा यहाँ पर भी 5 गुणा 200 वर्गमूल 6 बराबर है 1000 वर्गमूल 6। चलो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई। मान लो आपको यहाँ पर जो है वो ऐसा सवाल आ जाता है ये पट्टियों वाला, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप छाता बना लेना, ऐसे करके जैसे भी यहाँ पे बनाया है वैसे आप भी छाता बना लेना। आपके पास 2 पेन होते हैं, एक ब्लैक एक ब्लू। 5 जो भी पट्टियां आपको दिख रही होंगी, एक को काला कलर कर देना, एक को लाल कर देना, आगे वाली को काला, उसके बाद सॉरी नीला, काला नीला करते करते क्वेश्चन में लिख लेना कि मान लीजिए पहला रंग काला है, मतलब काले रंग की 5 पट्टियां हैं और नीले रंग की 5 पट्टियां। फिर आप यहाँ पे लिख पाओगे कि काले रंग की 5 पट्टियों का क्षेत्रफल, और यहाँ पे लिख पाओगे नीले रंग की 5 पट्टियों का क्षेत्रफल। उससे भी आपका जो है लिखने का तरीका भी बढ़िया हो जाएगा और आपका जो चित्र है वो भी अच्छा बन जाएगा, क्वेश्चन जो है वो देखने में भी बढ़िया हो जाएगा, है ना। मतलब एडवाइस है, करना हो ना करना आप पे डिपेंड करता है, पर ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन से डरते थे, पता नहीं क्यों, पर हाँ ये इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है कि पहले एक पट्टी का निकालो, फिर वैसे करते करते पहले रंग की 5 पट्टियों का अलग से निकाल लो, दूसरे रंग का अलग से निकाल लो, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर ऐसे रखना है आपने इसके 2 आंसर रखने हैं, एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा आंसर ये हो जाएगा। तो बस ये था इस सवाल में। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास है 9 मिनट, हाँ तो अगला सवाल 9 मिनट में हो ही जाएगा आई थिंक, क्योंकि जितनी जल्दी चैप्टर खत्म होगा उतनी जल्दी हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि एक क्या है, एक पतंग है जिसके 3 भिन्न भिन्न शेड हैं, और वो जो है बनाई गई है 3 भिन्न भिन्न शेड से। मतलब जो पतंग आपको दिख रही है, देखो आपका प्रश्न नंबर 7 ये है, उसकी आकृति ये है, 12.17 लिखा है, 12.17 लिखा है, तो ये इसकी आकृति है, ठीक है। तो एक पतंग है जिसकी अलग अलग शेड है, और इसकी शेड को दर्शाया गया है, पहली शेड ये है, दूसरी शेड ये है और तीसरी शेड ये छोटा वाला त्रिभुज ये है, ठीक है।
पतंग का ऊपरी भाग जो है वो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भी ज्ञात करो कि प्रत्येक शेड के लिए कितना कितना कागज जो है वो यूज होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है, तो इसको भी फटाफट से करते हैं। पहले पतंग बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे मैंने एक पतंग बनाई। तो ये कह रहे हैं इस पतंग के हैं 3 हिस्से। ठीक है, 3 हिस्से हैं इसके, मतलब 3 इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जिसमें किया क्या है, तो हिस्से कैसे किए हैं, बस रंग के आधार पर, बाकी कुछ नहीं, कलर के हिसाब से इनको जो है वो इन्होंने इसके हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा ये है, मान लो ये जो हिस्सा है ये नीले रंग की पतंग का है, ये नीले रंग से बना बना हुआ है। और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो मान लीजिए, अभी पहले कलर करते हैं फटाफट से, ये हो गया नीला। और मान लो इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो लाल है। और उसके नीचे वाला हिस्सा मान लो हरा है। ठीक है, तो 3 अलग अलग शेड का इस्तेमाल करते हुए इस जो भी जिसने भी प्रश्न बनाया उन्होंने एक पतंग बनाई और हमसे पूछा है कि अब आप ये बताओ कि तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के मुझे बताइए। तो पहली शेड है ये, दूसरी है ये और तीसरी है ये। पहली और दूसरी शेड के बारे में इन्होंने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, आपको ये जानकारी दी कि आपका जो ये हिस्सा बन रहा है, जिसका अगर मैं नाम लिख दूं ABCD, तो ये एक्चुअल में एक वर्ग है। क्या है ये एक वर्ग है। देखा जाए तो देखो इसकी ये वाली भुजा, ये इसको इस तरह से देखो, पहले ये वाली भुजा देखो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ग है। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये बीच से काटते हुए जाता है ये विकर्ण होता है, एक विकर्ण ऐसा बनेगा, एक विकर्ण ऐसा बनेगा। तो आपको कहा कि ये एक वर्ग है और इस वर्ग के जो है वो विकर्ण है, जो कि इसको 2 त्रिभुजों में बांट रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और इसका दूसरा विकर्ण भी बना ले, मान लो मैं इसका ये वाला विकर्ण भी, क्योंकि पतंग कैसी होती है, पतंग में हमें 4 हिस्से दिखते हैं, तो ये वाला भी बनाया है, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, इसके मैंने दोनों विकर्ण बना दिए, क्योंकि पतंग ऐसी होती है, उसमें आपने देखा होगा तो 2 डंडियां होती हैं। तो पहला हिस्सा है ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो नीले रंग का हिस्सा है ये पूरा ही पहला हिस्सा है, और लाल वाला पूरा ही दूसरा, और हरे वाला पूरा ही तीसरा। ये एक वर्ग है, और इस वर्ग के बारे में आपको जो चीजें दी हैं वो ये दी हैं कि इस वर्ग का जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर का है। बस इतना ही बताया है, और इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। तो यहां से आपको ना तो वर्ग की भुजा दी, कुछ भी नहीं दिया, बस बताया कि विकर्ण 32 सेंटीमीटर का है, मतलब कि ये जो BD है, हम कह सकते हैं BD जो है वो 32 सेंटीमीटर का है। और जो आपका AC है वो भी कितना है, तो वो भी 32 सेंटीमीटर का है। तो यहां से आप वर्ग के बारे में 2 चीजें लिखिए। पहली चीज कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब करना होता है उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग की खासियत है, ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वर्ग में ऐसा होता है, आपने बस इतना बोलना है। नंबर 1 कि वर्ग के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और नंबर 2 वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब खींचते हैं या फिर लंबवत होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब, लंबवत रेखा हमने पढ़ी थी, लंबवत का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कौन, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो पहली चीज क्या करेंगे, वो एक दूसरे को एक तो समद्विभाजित करेंगे, और दूसरी चीज क्या करेंगे, तो
लंबवत होंगे, इसका मतलब है कि अगर मैं इस बिंदु को नाम, यहाँ पर मैं अगर एक वर्ग बनाऊं और इस वर्ग के जो है वो विकर्ण बनाऊं, ये विकर्ण मान लीजिए इसका नाम है ए बी, और दूसरा विकर्ण यहां से बन रहा है जिसका नाम है सी डी। अगर ए बी जो है वो एक विकर्ण है और बिंदु ओ पर जो है वो सी डी उसको काट रहा है, तो हम कहेंगे कि जो ए ओ है वो ओ बी के बराबर होगा। ध्यान से सुनिए, ए बी आपका पूरा लंबा सा विकर्ण यहां से यहां तक था, लेकिन जैसे ही सीडी ने इसको काटा तो सीडी ने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। जो इसका यहां से यहां तक का हिस्सा होगा एओ नाम का, वो बीओ नाम के हिस्से के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। और जो आपका ओसी होगा वो बराबर हो जाएगा ओडी के। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जहां पे भी ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक उसी जगह पे जो है वो 90-90 डिग्री के कोण भी बनेंगे। मतलब यहाँ पर भी 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 का कोण, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी मदद से इस सवाल को हल करेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज, इन दोनों गुणों की मदद से। मैंने देखा कि अगर जो एसी है, ठीक है, जो एसी अगर 32 सेंटीमीटर का है, अगर मेरा जो एसी विकर्ण है, देखो यहां लिखा था मैंने 32 सेंटीमीटर का है, और इसके जो है वो दो बराबर टुकड़े हुए, 32 के अगर दो बराबर टुकड़े हुए जिसका नाम है ओ ए और ओ सी, तो बताइए इन ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे, फटाफट से। 16 30 सेंटीमीटर। कितना? मैम 16। 16, ठीक है। ओ ए भी 16 होगा, ओसी भी 16 होगा। तो यहां से हमने, अगर इसका नाम ओ है तो ओ ए जो है वो 16 सेंटीमीटर आ गया। और बी डी कितना है? बी डी आपके वर्ग का विकर्ण है, तो बी डी तो 32 ही रहेगा, ठीक है। बी डी आपका 32 ही रहेगा। ओ ए आपका 16 सेंटीमीटर का आ गया। ध्यान से देखिए, अगर हम बिल्कुल ध्यान से, तो ए बी डी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के ऊपर एक रेखा ऐसे को जा रही है, और ये 90 अंश का कोण भी बना रही है। तो बीडी इस त्रिभुज का आधार हो गया, और ये जो रेखा गई हरे रंग की, ये क्या हो गई इसकी? सोचो सोचो और बताओ फटाफट से। ये इस त्रिभुज की क्या है? जो भी किसी भी त्रिभुज में बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा जाती है, वो उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? एबीडी में आधार है बीडी, ठीक है। तो आधार के साथ और कौन होता है किसी भी त्रिभुज में? जिससे हम ऊंचाई। क्षेत्रफल, जिससे हम क्षेत्रफल भी निकालते हैं। बिल्कुल सही। आधार अगर बीडी है तो ऊंचाई हो जाएगी एओ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो इसका मतलब वो उसकी ऊंचाई ही होती है, वो रेखा जो रेखा बना रही है 90 अंश के कोण को। ओ ए वो रेखा है जिसने 90 डिग्री का कोण बनाया। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ ए की वैल्यू जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ ए की वैल्यू आपको पता है, आपको जो है वो बी डी की वैल्यू भी पता है। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस हिसाब से निकाल लेंगे, और ठीक उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, जो कि दोनों आने तो बराबर ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे निकालना वो हमने आज की क्लास में सीख लिया। निकाल के कितना आएगा वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, और जो तीसरा हिस्सा बचता है इसके बारे में डिटेल में बात भी हम अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है बच्चों तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।